लेसन नंबर 6 ट्वेल्थ क्लास के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था पर संकट कब आया? जब इंदिरा गांधी ने 1975 में 25 जून 1975 को 26 जून 1975 को देश के अंदर इमरजेंसी लागू कर दिया, आपातकाल लागू कर दिया, तब उसको बोलते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। इसके कारण देश में लोकतंत्र पर एक संकट आ गया। इसमें कि जो भी बड़े बड़े नेता थे, जो सरकार का विरोध करता था, उसको जेल में डाल दिया जाता था। तो 1977 में जब चुनाव हुए तो जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनने पर अब हम इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी को लागू क्यों किया था, इसके क्या कारण थे और इसके क्या परिणाम थे। इसमें दो मुख्य क्वेश्चन अभी उभर कर सामने आए हैं। आपातकाल की पृष्ठभूमि। 1967 के पश्चात से भारतीय राजनीति में जिस प्रकार का परिवर्तन आ रहे थे उसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इंदिरा गांधी एक ताकतवर नेता के तौर पर उभरी थी और उसकी लोकप्रियता अपने शिखर पर थी। इस दौर में दलगत प्रतिस्पर्धा कहीं अधिक तीखी ध्रुवीकृत हो रही थी। इस अवधि में न्यायपालिका तथा सरकार के आपसी संबंधों में भी तनाव आए। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की कई पहलकदमियों को संविधान के खिलाफ माना। कांग्रेस पार्टी का विश्वास था कि अदालत का यह रुख लोकतंत्र के सिद्धांतों और संसद की सर्वोच्चता के खिलाफ है। कांग्रेस ने यह आरोप भी लगा कि अदालत एक यथास्थितिवादी संस्था है। अदालत क्या है? एक यथास्थितिवादी संस्था जो यथास्थिति को ही मानती है और यह संस्था गरीबों को लाभ पहुंचाने वाले कल्याण कार्यक्रमों को लागू करने के रास्ते में बाधाएं डाल रही है। कांग्रेस के विपक्ष में जो पार्टियां थी उन्हें प्रतीत हो रहा था कि सरकारी प्राधिकार को निजी प्राधिकार मानकर उसका उसी प्रकार से इस्तेमाल किया जा रहा है और राजनीति सीमा से अधिक व्यक्तिगत होती जा रही है। कांग्रेस की टूट से इंदिरा गांधी और उसके विरोधियों के बीच मतभेद गहरे हो गए थे। आर्थिक संदर्भ। कांग्रेस ने 1971 के चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। बहरहाल 1971-72 के पश्चात के वर्षों में भी देश की सामाजिक आर्थिक दशा में विशेष सुधार नहीं हुआ। 1971 में कौन सा नारा दिया था? गरीबी हटाओ का नारा। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा कब दिया था? तो 1971 में। सामाजिक आर्थिक दशा में विशेष सुधार नहीं हुआ। बांग्लादेश के संकट की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ा था। तकरीबन 80 लाख लोग पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पार करके भारत में आ गए थे। इसके बाद पाकिस्तान से युद्ध भी करना पड़ा। युद्ध के बाद अमेरिका ने भारत को प्रत्येक तरह की मदद देने से वंचित कर दिया। इसी अवधि में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दामों में कई गुना बढ़ोतरी हुई। इससे विभिन्न चीजों के दामों में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई। 1973 में वस्तुओं के दामों में 23% और 1974 में 30% बढ़ोतरी हुई। इस तीव्र मूल्य वृद्धि से लोगों की बाहरी कठिनाई का सामना करना पड़ा। औद्योगिक विकास की दर बेहद कम थी और बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बेहताशा बढ़ी। खर्चे को कम करने के लिए सरकार ने अपने कर्मचारियों को वेतन को रोक दिया। इससे सरकारी कर्मचारियों में व्यापक असंतोष व्यक्त हो गया। 1972-73 के वर्ष में मानसून भी असफल रहा क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। पूरी अर्थव्यवस्था भारत की मानसून पर टिकी हुई है। अगर अच्छी मानसून होती है तो भारत की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। अगर मानसून बढ़िया नहीं होती तो भारत की अर्थव्यवस्था भी चरमरा जाती है। इससे कृषि की पैदावार में जबरदस्त गिरावट आई। खाद्यान्न का उत्पादन 8% कम हो गया। आर्थिक स्थिति की बदहाली को लेकर पूरे देश में असंतोष का वातावरण उत्पन्न हो गया था। इस स्थिति में गैर कांग्रेसी पार्टियों ने बहुत ही कारगर तरीके से जन विरोध का नेतृत्व किया। 1960 के दशक से ही छात्रों के बीच विरोध के स्वर उठने लगे थे। ये स्वर इस अवधि में और अधिक प्रबल हो उठे। कुछ मार्क्सवादी समूह जिनका संसदीय राजनीति में विश्वास नहीं था, उनकी सक्रियता भी इस अवधि में बढ़ी। इन समूह ने तत्कालीन राजनीतिक प्रणाली और पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हाथ में हथियार उठा लिए तथा राज्य विरोधी उपायों का सहारा लिया। ये समूह मार्क्सवादी, लेनिनवादी तथा नक्सलवादी के नाम से जाने गए। ऐसे समूह पश्चिमी बंगाल में सबसे अधिक सक्रिय थे। पश्चिमी बंगाल की सरकार ने इन्हें दबाने के लिए कठोर कदम उठाए। गुजरात और बिहार के आंदोलन। ये सबसे पहले गुजरात में आंदोलन हुआ,
फिर बिहार के अंदर आंदोलन हुआ। गुजरात और बिहार दोनों ही राज्यों में कांग्रेस ने सरकार बनाई। यहाँ के छात्र आंदोलन ने इस दोनों प्रदेशों की राजनीति पर व्यापक असर डाला। साथ ही राष्ट्रीय स्तर की राजनीति पर भी इसके दूरगामी प्रभाव हुए। 1974 के जनवरी माह में गुजरात के छात्रों ने खाद्यान्न, खाद्य तेल तथा अन्य जरूरत की वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमत तथा उच्च मदों पर व्यापक भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। इस छात्र आंदोलन में बड़ी राजनीतिक पार्टियां भी शामिल हो गई। इस प्रकार इस आंदोलन ने विकराल रूप धारण कर लिया। विपक्षी दलों द्वारा राज्य की विधानसभा के लिए फिर से चुनाव कराने की मांग की गई। कांग्रेस के प्रमुख नेता मोरारजी देसाई ने घोषणा की, यदि राज्य में नए सिरे से चुनाव नहीं करवाए गए तो वो अनिश्चित काल भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। मोरारजी अपने कांग्रेस के दिनों में इंदिरा गांधी के मुख्य विरोधी रहे थे। विपक्षी पार्टियों द्वारा समर्थित छात्र आंदोलन के जबरदस्त दबाव में 1975 के जून में विधानसभा के चुनाव करवाए गए। इस चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। 1974 के मार्च माह में बढ़ते दामों, खाद्यान्न के घोर अभाव, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के विरुद्ध बिहार के छात्रों ने आंदोलन छेड़ दिया। आंदोलन के क्रम में उन्होंने जयप्रकाश नारायण को बुलावा भेजा। इस समय तक जेपी सक्रिय राजनीति से संन्यास ले चुके थे और सामाजिक कार्यों में लगे हुए थे। छात्रों ने अपने आंदोलन के नेतृत्व के लिए जयप्रकाश नारायण को बुलावा भेजा। इसमें संपूर्ण क्रांति का अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। 1974 के बिहार आंदोलन का एक नारा है। इसमें यह नारा दिया गया था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। कांग्रेस अध्यक्ष DK बरुआ ने यह नारा दिया था। निमंत्रण यह शर्त पर स्वीकार किया कि आंदोलन हर हाल में अहिंसक रहेगा। जयप्रकाश नारायण ने यह कहा कि मैं तुम्हारा नेतृत्व करूंगा छात्रों का, लेकिन जो आप आंदोलन करोगे वो बिल्कुल अहिंसक, हिंसा पर आधारित नहीं होगा और अपने को केवल बिहार तक सीमित नहीं रखेगा। जो आंदोलन वो करेंगे वो आंदोलन बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, वो दूसरे राज्यों में भी आंदोलन किया जाएगा। इस प्रकार छात्र आंदोलन ने एक राजनीतिक चरित्र ग्रहण किया। उसके भीतर राष्ट्रव्यापी अपील आई। अब जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लोग आंदोलन से आ जुड़े। जयप्रकाश नारायण ने बिहार की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दायरे में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। यही उनका नारा था। सामाजिक क्षेत्र में भी क्रांति आए, आर्थिक क्षेत्र में भी और राजनीतिक क्षेत्र में भी संपूर्ण क्रांति आए, जिससे सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। बिहार की सरकार के खिलाफ लगातार घेराव, बंद और हड़ताल का एक सिलसिला चल पड़ा, लेकिन सरकार ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया। इसमें आंदोलन का यह प्रभाव धीरे धीरे राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ना आरंभ हो गया। जयप्रकाश नारायण चाहते थे कि यह आंदोलन देश के दूसरे भागों में भी फैले। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के साथ ही रेलवे के कर्मचारियों में भी एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान कर दिया गया, जिससे देश के रोजमर्रा के कामकाज के ठप हो जाने का खतरा उत्पन्न हो गया। 1975 में जेपी ने जनता के संसद मार्च का नेतृत्व किया। देश में ये क्वेश्चन कई बार आता है कि जेपी ने संसद मार्च का नेतृत्व कब किया था? 1975 में, 1975 में। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जेपी ने। किस क्षेत्र में क्रांति चाहते थे वो? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में। देश की राजधानी में अब तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में इतनी बड़ी रैली नहीं हुई थी। जयप्रकाश नारायण को भारतीय जनसंघ कांग्रेस और भारतीय लोकदल सोशलिस्ट पार्टी जैसे गैर कांग्रेसी पार्टियों का भी व्यापक समर्थन हासिल हुआ।